हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया स्टार्ट कर रखा है। आज हम एक एक्सप्लेनेशन पार्ट करने वाले हैं 6.10 एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल और हमने इस एरिया ऑफ सर्कल को कैसे निकाला, इस फॉर्मूले को वो भी जानने वाले हैं। आप सभी को पता होगा एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो इस टॉपिक में आपको यही पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो कह रहा है अ सर्कल इज एन एक्सट्रीमली बेसिक शेप. इट इज easy to draw if we have a rope and a peg to which a rope can be tied. Human beings have used the circular shape in their settlement, buildings, tools for thousands of years. कह रहा है जो सर्कल है एक एक्सट्रीमली एक बहुत बेसिक शेप है जिसको हम इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग उसको क्या कहते हैं, उस सर्कुलर शेप को कहाँ कहाँ सेटलमेंट्स बिल्डिंग्स वगैरह में भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। अर्ली ऑन ह्यूमन बीइंग फेस द चैलेंज ऑफ फाइंडिंग द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। पहले के टाइम पे पहले क्या होता था कि जो एरिया सर्कल ने इनक्लोज्ड किया हुआ होता था, मतलब जो सर्कल का एरिया होता था वो फाइंड करने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। दे मे हैव नीडेड फॉर एग्जांपल टू वर्क आउट हाउ मच ग्रेन कैन बी कैप्ट इन अ सिलेंड्रिकल टावर or how much area is occupied by the circular garden or circular building. They needed such data for planning out their cities or for tax purposes etc. तो पहले वो लोग क्या करते थे, ये देखते थे कि जो सिलेंड्रिकल टावर है जो सर्कल शेप का होता है नीचे से, उसमें कितना ग्रेन उसके अंदर उन्होंने रखा गया है, ठीक है। जो सर्कुलर गार्डन है वो कितना एरिया वहाँ पर कवर्ड कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो लोग देखते थे। Early societies understood very well that the area A must be a proportional to the square to the circumference C. Let us see why this is so. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सोसाइटीज़ ने जो था वहाँ पर इसको अंडरस्टूड किया, ये देखा कि जो एरिया ए है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ सर्कमफेरेंस सी के, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा देखा कि ऐसा क्यों है। जैसे सपोज वी आर गिवन है स्क्वायर, उन्होंने एक स्क्वायर आपको दिया, लेट इस साइड भी ए, उन्होंने माना कि जो स्क्वायर है एक स्क्वायर है ये आपके पास, इसकी जो साइड है वो आपके पास ए है, ये इन्होंने माना। इट हैज़ अ पेरीमीटर, अब जब ये स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर 4a होगा, क्योंकि स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो वो साइड इंटू साइड होता है, तो इसका मतलब a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो द रेशो ऑफ पी स्क्वायर रेशो ए, अगर मैं इनकी रेशो निकालूं पेरीमीटर के स्क्वायर की और एरिया की तो क्या आएगी, पेरीमीटर है मेरे पास 4a, तो 4a का स्क्वायर, रेशो एरिया है मेरे पास ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, देन ए से ए कट गया तो 16:1 मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सो द रेशो पी स्क्वायर ए इज 16:1 फॉर ऑल द स्क्वायर। ये सभी स्क्वायर के लिए ऐसा पॉसिबल है क्योंकि सभी स्क्वायर का पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई ए होता है और जो उसका एरिया होता है वो साइड इंटू साइड मतलब ए इंटू ए होता है। द रेशो डज नॉट चेंज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्क्वायर। साइज स्क्वायर का चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो, पर ये रेशो नहीं चेंज होगी, 16:1 ही रहेगी। इट इज़ सेम फॉर ऑल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब उन्होंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, कंसिडर्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है ये वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं। तो उन्होंने उसकी साइड को ए ले लिया, तो उसका पेरीमीटर 3a होता है। और अगर उसके एरिया की बात करें तो हमारे पास √3/4a² होता है, यही होता है। अब अगर मैं इसकी रेशो निकालूँ यहाँ पर पी स्क्वायर रेशो ए करूँ तो पी स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर आ जाएगा, रेशो यहाँ आ जाएगा √3/4a²। तो ये हो जाएगा 3×3=9a², रेशो यहाँ पर आ जाएगा √3/4a²। तो a² से a² तो कट जाएगा, तो 9 रेशो √3/4 आ जाएगा। तो अपॉन में है तो मैं यहाँ भी 9 से इंटू कर दूंगी तो 36:3 आ जाएगा। सिमिलरली ये हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए है, डिपेंडेंट इस चीज़ पे नहीं करता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा होगा तो ये रेशो होगी, बड़ा होगा तो कोई और रेशो होगी, नहीं। कोई से भी साइज़ का आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो उसकी जो रेशो रहेगी पी स्क्वायर रेशो ए वो हमेशा 36/√3 ही रहेगी। क्लियर। तो ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सेम है जैसे ये सारे स्क्वायर्स के लिए सेम था। सिमिलरली फॉर वेरियस शेप्स एज वी चेंज द स्केल द रेशो पी स्क्वायर ए स्टे फिक्स्ड। तो कह रहा है और भी ऐसी कई सारी शेप्स हैं जिसमें हम उनका स्केल तो चेंज कर देते हैं, मतलब उनकी साइड 4 से 3 कर दी, 3 से 2 कर दी, 2 से 5 कर दी, लेकिन जो उनकी रेशो है पी स्क्वायर ए वो हमेशा फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। द वैल्यू ऑफ द रेशो डिपेंड ओनली ऑन द शेप नॉट ऑन द स्केल।
तो स्केल पे डिपेंड नहीं करती ये वाली जो वैल्यू है, ये शेप पे डिपेंड करती है। अगर स्क्वायर है तो क्या शेप होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या शेप होगी, रेगुलर पेंटागन है तो क्या शेप होगी, सर्कल है तो क्या शेप होगी। तो ये वाली जो रेशो है पी स्क्वायर रेशो ए, ये आपकी किस पे डिपेंड करती है, शेप पे। कौन सी शेप है आपके पास, ज्योमेट्रिक कौन सी शेप है, स्केल पे डिपेंड नहीं करती, वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ठीक है। नाउ सच रीजनिंग सजेस्ट दैट फॉर अ सर्कल टू, सर्कल के लिए भी उन्होंने यही बोला, इफ़ सी इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस एंड ए इज इक्वल टू एरिया। देखो सर्कल के केस में हम पेरीमीटर नहीं यूज़ करते, पेरीमीटर की जगह सर्कमफेरेंस वर्ड यूज़ करते हैं। बात ये वही है, ये आपको रिप्रेजेंट यहाँ पेरीमीटर ही कर रहा है, बट हम उसे लिखते सर्कमफेरेंस से। तो सी स्क्वायर ए मस्ट बी सम फिक्स्ड कांस्टेंट, बट व्हाट इज़ दिस कांस्टेंट, कह रहा है ये भी एक फिक्स ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये डिपेंड करेगा कि उसका स्केल क्या है, नहीं, पर यहाँ पर क्या होगा वो आपको बताना है। वेल बिफोर 1500 BCE, अगर हम पहले की बात करें यहाँ पर, तो जो ये मेजरमेंट्स थी ये बहुत क्लोज थी 12 के, मतलब 12:1 आता था, बट ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं थी। तो सी स्क्वायर रेशो ए जो है ना, यहाँ पर ऐसे वाला सिंबल बना हुआ है, इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी 12:1। सो देयर फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल वाज, तो उन्होंने यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला के कैसे निकाल दिया, सी स्क्वायर और 12 यहाँ पर ले आए। तो फिलहाल के लिए ये था मेरे पास रेशो, है ना। तो इस 12 को वो, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, एरिया का एक फॉर्मूला निकाल दिया हमारे पास कि ए जो होता है वो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन में 12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ अराउंड 1500 BCE, अब दोबारा हम पास्ट में ही चले गए। जो एंशियंट इजिप्टियंस थे वो क्या करते थे, केम अप विद अनदर सच फॉर्मूला, तो वो एक और फॉर्मूला लेके आए विच रिजेंबल्स द वन डिस्क्राइब्ड अबव बट इज़ मच मोर एक्यूरेट। देखने में वो जो ऊपर हमने अभी फॉर्मूला देखा है ना ए का, वैसा ही लग रहा है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा एक्यूरेट है जो अब लेके आएंगे इजिप्टियंस। उन्होंने बोला कि जो ए होगा, एरिया होगा, वो होगा 8D/9 का होल स्क्वायर, जिसमें डी क्या है, मेरा डायमीटर ऑफ द सर्कल है, जिसको मैं निकाल सकती हूँ 2 × R करके। ठीक है। तो उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, दिस में ऑल्सो भी रिटर्न एज, तो वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, एंड डी का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा वो, क्योंकि डी इज इक्वल टू 2 × आता है, 2 × R। तो ये हो गया फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन्होंने 4 को अंदर इंटू कर दिया 64 के साथ, तो 256/81 R स्क्वायर मेरा एरिया आ गया। ये भी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है। अमेजिंगली द सेम फॉर्मूला अपीयर्स इन द बोधियानास शुल्बसूत्रा while a geometric method for constructing a square with approximately the same area as a circle। तो यही सेम फॉर्मूला हमने बोधियाना शुल्बसूत्रा में भी देखा कि वहाँ पर भी एरिया का ये फॉर्मूला हमारे को दिया गया था, पर ये अभी भी मैं आपको बोलूँ ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि आप यहाँ पर सिंबल देख सकते हो, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। द फैमिलियर फॉर्मूला इन यूज टुडे, लेकिन हम आज के टाइम पे ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करते। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, πr², तो वो फॉर्मूला यहाँ से आ गया है, फॉर्मूला ये रहा। तो एंशियंट ग्रीक ऑल्सो न्यू डेट A/R² इज सम कांस्टेंट। तो जो एंशियंट ग्रीक्स थे उन्हें पता था कि जो ये वैल्यू होगी कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट होगी, बट डिड नॉट नो व्हाट दैट कांस्टेंट वाज, पर उन्हें ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली ये कांस्टेंट है क्या। तो 2 डिफरेंट सिविलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटेड इट टू बी, तो 2 डिफरेंट सिविलाइजेशंस ने आइडिया लगाया कि 256/81 ही होगा, जो ये इजिप्टियंस ने यहाँ पर बोला था। ठीक है। नाउ फाइनली इन 250 BCE में क्या हुआ, हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया। वहाँ पर हमने एग्जैक्टली पाई निकाला कि जो कांस्टेंट है वो पाई है, और उससे हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया A इज इक्वल्स टू में πr²। तो ये वो फॉर्मूला है जो अब हम यूज़ करते हैं अपना एरिया निकालने के लिए। ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने दी, एरिया ऑफ सर्कल उन्होंने बोला πr² है। वो कैसे आया, उन्होंने क्या किया, सर्कमफेरेंस का हाफ इंटू में रेडियस कर दिया। अब देखो सर्कमफेरेंस होता है मेरे पास 2πr और रेडियस होता है r, 2 से 2 मेरा कट गया, तो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ गया πr²। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सर्कल का। क्लियर हो गया। अब यही आपको एरिया फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पर प्रूव करके दिखा रखा है कि यहाँ पर रेगुलर कुछ पॉलीगन्स ले रखे हैं उन्होंने, एक ट्रायंगल ले लिया, जैसे एक पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, जो भी लिया, तो यहाँ पर ये 2-3 फिगर्स आपको यहाँ पर ले ली है।
ठीक है, ये सारे रेगुलर पॉलीगन है जिनकी सारी साइड सेम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द हाफ द पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द सर्कल। इनका जो भी एरिया है वो क्या है, इनका पेरीमीटर का आधा मल्टीप्लाई जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो, दैट फिट टाइटली विद इन द पॉलीगन, जो कि सर्कल्स जो है इन पॉलीगन के अंदर बिल्कुल टाइटली एकदम ठीक तरीके से फिट हुए हुए हैं, कहीं से भी वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो इनका पॉलीगन्स का जैसे ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 ये पेंटागन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ये हेप्टागन हो गया। तो इनका जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है, इनके पेरीमीटर का आधा है प्लस जो भी इनकी रेडियस होगी इस सर्कल की वो, क्योंकि सर्कल उसके अंदर फिट हुआ हुआ है। तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन उन्होंने यहाँ से ये निकाल दिया, हाफ इंटू में पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन इंटू में रेडियस। क्लियर। उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर सिर्फ सब चीज़ आपको हिस्ट्री में बता रखा है कि हमने एक्सपेरिमेंट्स कर करके ये पाई आर स्क्वायर वगैरह निकाला। यहाँ पर ये फिगर दे रखी है, स्लाइस दे रखे हैं, कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सर्कल था, इन्होंने इसकी स्लाइस निकाल दी और इसको एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में इन्होंने अरेंज कर दिया। ठीक है, तो सब चीज़ उन्होंने किया कि जो एरिया ऑफ द सर्कल है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर हो जाएगा बेस इंटू हाइट यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने जो सर्कल है उसी को तो स्प्लिट करके पैरेललोग्राम में शिफ्ट किया है। तो जितना एरिया हमारे पास सर्कल का होगा उतना एरिया हमारे पास पैरेललोग्राम का होगा। अब पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो इसका मतलब वो भी कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिया, एज अ स्लाइस बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर द आर्क बिकम मोर एंड मोर क्लोजर टू द लाइन, दिस मेक द फिगर मोर एंड मोर क्लोजर टू पैरेललोग्राम। तो जब आपने ये स्लाइस बिल्कुल पास पास चिपका के लगाई तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पैरेललोग्राम आपके पास यहाँ बन गया हो, जिसका बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस, ये बेस जो होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। ठीक है, जो कि सर्कमफेरेंस का आधा, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो उसका हाफ करोगे तो पाई आर हो गया। और इसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास रेडियस हो जाएगी आर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर हो जाएगा बेस इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो इस टॉपिक में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बताया कि एरिया ऑफ सर्कल कहाँ से निकल के आया। प्लस अगर ऐसी कोई फिगर आती है और आपसे एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन पूछता है, जो कि आपको आगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में मिल सकती है, तो उस केस में आपको हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इंटू रेडियस का फॉर्मूला लगाना है एंड अपना एरिया यहाँ पर निकाल लेना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, टॉपिक क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास टॉपिक था पूरा एरिया ऑफ सर्कल का, जो हमारा कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बट एक बार आप फिर भी इस टॉपिक को रीड कर लेना, जो भी फॉर्मूलेज हैं उनको मार्क कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम टाइम पे अगर एमसीक्यू में भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको आता हो। जैसे ये रेशोज़ देख सकते हो, ये वाली रेशोज़ आ सकती हैं, 16:1 वाला जो था और 36:√3 वाला था, तो इसको एक बार ध्यान से आप समझ लीजिएगा। कहीं भी डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।